खड़ा कर देंगे, साइन कॉस टेन पता नहीं अभी तक, खड़ा कर देंगे बेंच पर। अब फोटो खींच कर ना सोशल मीडिया में 4 सेकंड का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, खड़े खड़े मजाक उड़ जाएगा। tan 0 का वैल्यू पता नहीं है। हाँ, कहीं कहीं उसका दिमाग ठीक काम करता है, उसका प्रोसेसर स्लो है, वो पढ़ता है मन लगाकर, लेकिन प्रोसेसर स्लो है। कहे योगा करो, शीर्षासन करो, शीर्षासन समझते हो? हाँ, पूरा ब्लड में जहाँ जहाँ वेन्स में ब्लड नहीं गया वहाँ भी जाएगा। साइन 180 कितना होता है सर? जैसा मेरा ट्रिग्नोमेट्री है उसी तरह मेरा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। उससे मेरा साइंस भी है, वैसा ही मेरा मैथ भी है। राइट। फेडिंग दीजिए। तो अभी इसमें स्पेशल केस में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में हम कैसा वेक्टर एडिशन करेंगे, मतलब पैरेललोग्राम लॉ से जो हम लोग पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्पेशल केस वेक्टर एडिशन में हम लोग आते हैं। तो हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 की बात करें तो केस 1 में हमको समझना ये है कि हम लोग इसमें अलग अलग एंगल की बात करेंगे। तो सिचुएशन, जनरल सिचुएशन क्या है पहले देख लेते हैं। जनरल सिचुएशन, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और यहां एक वेक्टर बी है, ये उनके बीच का एंगल है। ठीक है, अभी क्या है कि हम मान के चल रहे हैं लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहला केस में क्या मान के चल रहे हैं? थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो ये सिचुएशन में हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, और थीटा कितना है? तो r इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ऐसा लिखा हो कहीं जीवन में आज तक देखे हैं? देखे हैं ए प्लस बी का, तो इसके जगह पर पुट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या हो गया? तो ये आपके लिए की पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा जब 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट a प्लस बी होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें ये हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। हम लोग डायग्राम में देखेंगे सिचुएशन क्या है। तो ये है वेक्टर a और वेक्टर b उसी डायरेक्शन में, ये हो गया वेक्टर बी। ठीक, हम मान के चल रहे हैं, हम एज्यूम किए हैं कि वेक्टर ए का मॉड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी के मैग्नीट्यूड से, हम मान के चल रहे हैं ताकि हम समझ सके अच्छे से। इसीलिए ए का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, बी का लेंथ कम होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट की बात करेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, तो रिजल्टेंट का बात करेंगे, पहले इसका हम लोग देख लें। तो इसका मान लीजिए, सपोज मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ए का मैग्नीट्यूड 4 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7 होगा। तो 7 आगे लंबा हम लेंगे। अब कितने एंगल पे लेंगे वो देखना है। यहाँ थीटा 0 हुआ, तो यहां से हम बात करते हैं tan अल्फा का। tan अल्फा याद है? अल्फा क्या है? आइए देखिए, यहाँ पर बी एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको रटा हुआ है उससे रटा होना चाहिए cos थीटा। तो अल्फा क्या है? ए के साथ एंगल है, अल्फा ए के साथ एंगल है, और बीटा जो है वो बी के साथ एंगल है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी। बी कितना है? बी है साइन कितना? 0 बाई ए प्लस बी कॉस 0। साइन 0 कितना?
और ये कितना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 बराबर tan कितना 0 वैल्यू tan के कितने एंगल पे होता है, मैथ है कि बायोलॉजी है, खड़ा कर देंगे साइन कॉस टेन, पता नहीं अभी तक, खड़ा कर देंगे बेंच पर और फोटो खींच कर ना सोशल मीडिया में 4 सेकंड का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, खड़े खड़े मजाक उड़ जाएगा। tan 0 का वैल्यू पता नहीं है, बाप रे बाप, हाँ तो tan 90 का तो इन्फिनिटी हो जाता है वैल्यू। वाह, आइए रटें, आइए 10th पढ़ें, क्लास 10th का क्लास चलेगा और बोलेगा कि मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है। बताइए, मास्टर अभी कुछ दिन पहले 1 महीना 9th पढ़ाए हैं, अभी 10th पढ़ाएंगे, सिलेबस खत्म होगा 2028 में, बोलेगा मास्टर ठीक नहीं है, मास्टर बकलोल है, मास्टर ठीक से पढ़ाता नहीं है, मास्टर को पढ़ाने ही नहीं आता है। अभी क्या होता है, अभी आपको एनर्जी जो है ना भगवान कृष्ण और भगवान राम को भी चैलेंज करने का है। ये क्या है मेरे सामने, ये राम है, कुछ नहीं है मेरे सामने। तो आप क्या है, ये देखिए 10th का नहीं आ रहा है आपके पास। डांडी डांगी पता है, गांव चल जाओ पता चल जाएगा। नहीं आएगा 10th का टॉपिक, बेइज्जती तो करेंगे ही, समझ जाइए, इसलिए ध्यान से देखिए यहां पर। जगह यहां 120 ले लेते हैं। देखिए साइन 0 पर, बोलिए साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 60 पर, हाँ एक एंगल गायब हो गया ना इसमें, 45 ले लेते हैं। तो ये 45, 60, 90। अब बताइए 45 पर कितना, 1/√2, √3/2, 90 पर 1। बस ये आ गया ना, अब सारा वैल्यू निकल जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना है। कैसे याद आया अभी, तो बताने में क्या अर्ज है, वन आया, √3/2 आया, 1/√2 आया। बताइए गधा की तरह हम लोग 10th क्लास पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या होगा 0, ये कितना होगा, ये कितना होगा, अरे 1/√2 क्या होगा, और ये कितना होगा, और ये क्या होगा 1/0 क्या होगा। इतना तो रटा हुआ होना चाहिए आप लोग को। सबसे पहले सब छोड़ छाप दीजिए, सबसे पहले इसको छापिए, तो सबसे पहले छापो और लिखो। मुझे अफसोस है कि मुझे 10th का टेक्नोलॉजिकल फंक्शन याद नहीं है, लिखिए साइड में, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। लिखो, लिखिए जल्दी, सबसे पहले उसको छापिए। कोई ठीक नहीं है, फिर बोलेगा कि सर हमको याद नहीं, आप पढ़ाए नहीं। माला टंगे, इस सारा लिख कर जाएंगे हम, फंस जाइएगा आप लोग। क्या फांसी उसी, ये वैल्यू याद नहीं रहेगा तो फांसी पड़ जाएगा। आइए, तो अल्फा कितना हुआ, तो इसका मतलब 7 न्यूटन, जो भी हो 7 यूनिट का हमारे पास वेक्टर आएगा, और वो एंगल कितना बनाएगा ए से 0। अल्फा किसके साथ एंगल है, तो देखिए ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। संतुष्ट है इस बात से, तो यहां थीटा कितना है और अल्फा कितना है, समझ पाए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड ए। ठीक है, बीटा भी देखिएगा 0 आएगा, तो आपका यहां बीटा भी 0 आ रहा है। इसका मतलब है बी के साथ भी एंगल क्या बनेगा 0। ये केस 1 हो गया।
केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका मतलब 2 मिनट सुनिए ध्यान से। जहां कहीं भी देखिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 0 है, डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड a प्लस बी कर दीजिए, और डायरेक्ट अल्फा क्या कर दीजिए 0, जीरो, और थीटा क्या 0, डायरेक्ट आंसर आएगा। हाँ, करके देखिए ना हम लोग अभी, ठीक है। इसको ड्रॉ कीजिए, जल्दी फास्ट कीजिए। तो केस 2 में आते हैं हम लोग, हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर थीटा कितना ले रहे हैं सेकंड केस में, 180 ले रहे हैं, सेकंड केस में 180 ले रहे हैं। सिचुएशन यही रहने देंगे, क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, और ये भी मान के चल रहे हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये भी मान के चल रहे हैं। जल्दी फास्ट उतारिए, जल्दी से उतारिए। तो अब आइए, तो हमको यहां थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 180 पुट करेंगे, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा, हाँ यहां पर 0 है तो 1 होता है, और यहां चला जाएगा 180 तो -1, ठीक है। और इस पॉइंट पर 0, यहाँ भी 0, यानी कि 90 पे 0 मिलेगा, 270 पे भी 0 मिलेगा, 0 पे 1 मिलेगा और 180 पर -1 मिलेगा, ठीक है। तो रूट अंडर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा लिख सकते हैं, -1 हुआ तो आगे कर दिए उसको, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या हुआ, तो रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम डायरेक्ट r बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है। हम क्या माने थे, a का मैग्नीट्यूड कितना माने हैं, a का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन माने हैं, और b का मैग्नीट्यूड 0, कितना 3 माने हैं। आप ध्यान सुनिए, देखो यहां आस्ते से देखो, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो इधर 4 न्यूटन से खींच रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, a है फ्रेंड वो, और दूसरा फ्रेंड 3 न्यूटन से बी फ्रेंड है, वो इधर ही खींच रहा है। तो केस नंबर 1 था, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो मिला, जो फाइनल रिजल्ट मिला 7 न्यूटन, यानी 7 न्यूटन से उधर खींचा, 7 न्यूटन से इधर खींचा, देखे थे। अब सेकंड केस क्या कह रहा है कि अब सेकंड वाले अपना डायरेक्शन बदल दिया, अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो ए है 4 न्यूटन और बी है 3 न्यूटन, लेकिन इसके जस्ट एंगल कितना है बीच में 180। इस केस में अब बॉडी किधर जाएगा, 1 न्यूटन से आएगा 4 की तरफ जाएगा, तो यहां से 4 - 3 कीजिए, कितना हुआ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। अब डायरेक्शन देखेंगे, तो सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन हो गया कि ये वेक्टर ए है और उसी पर थीटा कितना है, सॉरी रुक जाइए, ये वेक्टर ए है और यहां से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी है, और ये एंगल कितना है, ये सेंटर पॉइंट हो गया ए। समझ गया, सिचुएशन ये है। अब रिजल्टेंट देखना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो निकल गया 1 होगा, डायरेक्शन किधर होगा ये देखना है। 1 होने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ना ए के बराबर होगा ना बी के बराबर होगा, इन दोनों से छोटा होगा, ठीक है। लेंथ उसका छोटा होगा, पहले केस में लेंथ बड़ा था, 7 आया था तो बड़ा था, इसमें लेंथ छोटा होगा। अब देखते हैं किधर एक्ट करेगा वो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां से हम लिखना चलते हैं डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, हाँ बी साइन थीटा
बी कॉस थीटा, तो बी हमको बी एज इट इज रहने देना है, साइन 180 डिवीजन में ए प्लस बी कॉस 180। साइन 180 का वैल्यू 1, कौन बोला 1? सुधार लो। tan अल्फा बराबर 0, दिस एम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो थीटा पता है, अल्फा पता है, बीटा निकल जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, कहीं कहीं उसका दिमाग ठीक काम करता है, उसका प्रोसेसर स्लो है, वो पढ़ता है मन लगाकर, लेकिन प्रोसेसर स्लो है। कहीं योगा करो, शीर्षासन करो, शीर्षासन समझते हो? हाँ, पूरा ब्लड में, जहाँ जहाँ वेन्स में ब्लड नहीं गया है वहाँ भी जाएगा। साइन 180 कितना होता है? आइए यहाँ, तुम तो कंफ्यूज करा दोगे। यहाँ अल्फा बराबर 0, सिचुएशन क्या बन गया देखिए ध्यान से, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। समझ पाए हैं? थीटा कितना है यहाँ, अल्फा कितना है, बीटा कितना है 180। ऑब्वियसली ये बीटा हो गया, उसके लिए कितना हो गया 180। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट, ध्यान समझिए कि यदि दो फ्रेंड ए और बी दोनों आपको खींचेंगे, तो ए यदि 4 न्यूटन से खींच रहा है और बी 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो आप ए की तरफ जाइएगा क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यदि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो आप बी की तरफ जाते हैं। और कितने मैग्नीट्यूड से जाइएगा? वो नहीं, दोनों के मैग्नीट्यूड से कम रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। एक तो एग्जाम्पल लिए ना हम, हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड से कम होगा। समझ पाए? ये केस नंबर 2 हो गया। अब आइए केस 3। समझ पाए क्या हुआ? when theta is equal to पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 90 हो या पाई बाई 2 हो। इस सिचुएशन में, ये वाला जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? आर, जनरल इक्वेशन तो हमारा यही, जनरल ग्राफ तो हमारा यही बना, ए और ये हो जाएगा बी, ये जनरल है, यहाँ थीटा होगा। आर की बात करेंगे, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर हमको थीटा कितना लेना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर बराबर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। कैसे हो जाएगा 0? लेकिन ये a प्लस बी थोड़ी ना है। एक तीसरा सिचुएशन बताया था ना कि एक आपका फ्रेंड इधर खींच रहा है 4 न्यूटन से, एक फ्रेंड खींच रहा है 3 न्यूटन से इधर, बताए थे ना। तो कुछ लोग बोला था इधर जाएगा, कुछ गधा बोला था इधर जाएगा, और कोई इंसान बोला था इधर जाएगा, है ना। अब देखिए किधर जाएगा, सब अपने बताएगा, ये खुद बताएगा सब। ठीक है, देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम ये मान के चल रहे हैं, पहला बात कि ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो सिचुएशन कैसा है देखिए ध्यान से, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, हुआ, और ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब यहाँ पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है वो पैरेललोग्राम के कहाँ से पास करेगा? 10 पॉइंट से, और डायगोनल होगा, तो ये वाला होगा ये सिचुएशन। देखिए ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट होगा आर, रिजल्टेंट आर बराबर रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो लिख सकते हैं ना ऐसे। अब ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। तो हमको थीटा तो पता है कितना है, थीटा 90 है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन में लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 अपॉन a प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू 1 tan अल्फा। तो अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स b बाई ए। ये डायरेक्शन आ गया आपका, समझ गए। अब एक बात समझिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए, लेट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। वेरी गुड, स्क्वायर में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका एक साइड दूसरे साइड के बराबर होगा, तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो डायगोनल होगा वो एग्जैक्टली कैसे पास करेगा, मतलब एग्जैक्टली कैसा होगा, स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ क्या होता है, यदि स्क्वायर का लेंथ जो है ए है तो उसका डायगोनल का लेंथ कितना होता है। चलिए सर जैसा मेरा ट्रिग्नोमेट्री है उसी तरह मेरा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री भी है उससे मेरा साइंस भी है, वैसा ही मेरा मैथ भी है, सब उड़ा हुआ है। अरे स्क्वायर जिसका साइड ए है उसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम नाम का कोई चीज पढ़े हैं क्या, कौन सा चिड़िया का नाम है ये पाइथागोरस थ्योरम। तो इस एक स्क्वायर का डायगोनल एक दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करेगा उसको। रूट अंडर से हम स्क्वायर बोल रहे हैं, स्क्वायर है जिसका साइड ए है तो उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा। हम ये जानते हैं कि स्क्वायर जो है, लिखना नहीं है, ध्यान से आंख बंद करके सोचिए, एक स्क्वायर है उसका डायगोनल उसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करेगा और वो दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसके साइड्स इक्वल होंगे और जो उसका हाइपोटेनस होगा वो सिर्फ बड़ा होगा, बाकी परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, जहाँ पी और बी बराबर होगा तो क्या सिचुएशन आएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर, तो बाहर निकालेंगे तो रूट अंडर 2a हो जाएगा। देखिए करके आता है तो देखिए यहाँ पर, तो मॉड ऑफ a बराबर b हो गया, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ b को भी क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a कहेंगे। तो यहाँ पर आ गए एक आर्म और एक आर्म मिलकर कितने आर्म हुए, 2 आर्म हो गए। अब इसमें से निकाल लेंगे तो रूट अंडर 2 आर्म निकल गया बाहर, आया r। तो ये कब होगा, जब मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो ये होगा, जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो ठीक, जब मैग्नीट्यूड बराबर नहीं तो डायरेक्शन ये होगा, जब मैग्नीट्यूड बराबर है होगा तब देखिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, b और a का मैग्नीट्यूड सेम है तो कट जाएगा तो 1 आएगा, तो tan का कितना वैल्यू 1 होता है, अभी लिखे हैं सर, हाँ, तो tan अल्फा बराबर b बाई a, मतलब क्या हो गया, हाँ, तो a पुट करेंगे तो a बाई a आ गया, यानी कि tan अल्फा बराबर आ गया 1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45, यानी कि अल्फा बराबर आ गया 45। तो बीटा कितना होगा हाँ, समझ में आए। तो एग्जैक्टली स्क्वायर के 20 से डायगोनल पास करेगा। और ध्यान से सुनिए, अभी जो दो लाइन बोल रहे हैं उसको पॉइंट्स में लिखवाएंगे। यदि एक स्क्वायर हुआ इसका मतलब है डायगोनल हो गया, तो स्क्वायर में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो a के साथ भी वही एंगल बनाएगा जो b के साथ बनाएगा, लेकिन यदि a का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा स्क्वायर से, और रिजल्टेंट किधर झुकेगा, रिजल्टेंट किधर झुकेगा, जिधर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। माँ बाप अपने मान लीजिए कोई माँ बाप है, कोई फादर है, मतलब माँ बाप है और उसके 2 बेटे हैं, तो माँ बाप किस बेटे की तरफ झुकते हैं,
छोटा बड़ा कुछ नहीं, ये सब फालतू चीज़ है। जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी तरफ माँ बाप, और जो पैसा नहीं कमा रहा ज़्यादा, समझे? तो ये माँ बाप हैं, ये इस बेटा की तरफ तभी झुकेंगे जब इसका पैसा इससे ज़्यादा होगा। इसका पैसा इससे ज़्यादा होगा तो माँ बाप इधर झुक जाएंगे, इसका पैसा इससे कम होगा तो माँ बाप निकल लेंगे, बीच से निकल जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था है। हाँ, तब होगा जब दोनों ही बेटा 1 लाख रुपए कमा रहा है। यदि एक बेटा 50,000 कमा रहा है, एक बेटा 1 लाख कमा रहा है, तो बस गड़बड़, 1 लाख की तरफ। और यदि दोनों बेटा एक ही दिशा में सोच रहा है, जो केस 1 था, दोनों बेटा एक ही दिशा में सोच रहा है, दोनों का सोचने का तरीका एक ही है, भले ही कमाई अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही विचार से सोचता है, तो पेरेंट्स आगे निकल जाएंगे। और यदि दोनों के बीच में भयानक लड़ाई चल रहा है, पेरेंट्स देखेंगे कि कौन ज़्यादा कमा रहा है। समझ गए बात को? समझे? तो सामाजिक व्यवस्था के रूप में और मैथमेटिकली और फिजिकली समझ गए मैटर को? इसको छापिए और फिर पॉइंट्स लिखा देते हैं। चलिए छापिए, पॉइंट्स लिखा देंगे, जल्दी से लिख लीजिए पॉइंट्स। और इसको स्केच पेन हो या फिर जेल पेन हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन यहीं से राइज होता है। क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा, अचानक नहीं आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, पहले पॉइंट्स लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, जल्दी जल्दी, फास्ट कीजिए। हाँ, ये स्टैंडर्ड केस हैं, बाकी तो थीटा इन बीच में कुछ भी होगा तो निकाल सकते हैं आप। स्टैंडर्ड केस में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, और आपको 12th में बहुत हेल्प करेगा ये, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने में, मैग्नेटिज्म में बहुत हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोस्टैट में तो पूरा भर भर के आएगा ये। चलिए पॉइंट्स लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, if two vectors are acting in the same direction, पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, पॉइंट 1 करके लिखिएगा, नोट करके, और जेल पेन या हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कीजिएगा। लिखिएगा, if two vectors are acting in the same direction, that is angle between vector theta is equal to 0. That is angle between vectors theta is equal to 0. That is theta is equal to 0. Theta is equal to 0. Then resultant always be, then the magnitude of resultant always be, then magnitude of resultant always be algebraic summation of individual magnitude. Algebraic summation of individual magnitude. हो गया, ये लिख लिए। अगले केस में लिखिए, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, if the direction of two vectors are opposite, if direction of two vectors are opposite, then the magnitude of resultant always be less than individual vectors. Magnitude of resultant always be less than with individual vectors. ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, if two vectors are perpendicular to each other,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इफ़ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then the vectors parallelogram will be a rectangle. Then the vectors parallelogram will be a rectangle. And the magnitude of resultant will be square root of summation of individual vectors. ठीक है, उसी में अगला पॉइंट लिखिए, इफ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलरली अरेंज्ड, लिखिए इफ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलरली अरेंज्ड and the magnitude of two vectors are same or equal, and the magnitude of two vectors are equal, then the vectors parallelogram will be represented by a square, and the magnitude of resultant is represented by length of diagonal of square. क्या बोल रहे हो? Magnitude of resultant is represented by diagonal of square, diagonal length of the square. ठीक है, in this case, इसी में लिखिएगा, in this case the resultant exactly passing in between the two vectors, that is passes in between two vectors, that is alpha equal to 45 degree, beta is equal to 45 degree, and theta is equal to 90 degree. 45 degree, beta is equal to 45 degree, and theta is equal to 90 degree. अगले पॉइंट में लिख लीजिए, अगले पॉइंट में इफ, ये सारे पॉइंट्स वेक्टर के क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे आपको। हाँ, अगले पॉइंट में लिखिए, इफ the magnitude of first vector is greater than the magnitude of second vector, if the magnitude of first vector is greater than the magnitude of second vector, then the resultant vector will be inclined towards the first vector. That is alpha will be less and beta will be higher.
दैट इज अल्फा विल बी लेस एंड बीटा विल बी ग्रेटर। ठीक है, उसको अपने जैसे भाषा में लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिए, इन अपोजिट सेंस if the magnitude of second vector is greater than the magnitude of second vector is greater than first vector, magnitude of second vector is greater than first vector, then the resultant vector will be inclined towards second vector will be inclined towards second vector, हो रहा है, will be towards second vector and beta will be smaller than alpha, beta will be smaller and alpha will be greater। समझ पाए इस बात को? चलिए एक दो क्वेश्चन जल्दी से फास्ट करते हैं कि अभी तो बहुत समय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, बताते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आउट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ विच cannot be 10 Newton। Out of the following forces the resultant of which cannot be 10 Newton, इसमें से जो भी फोर्सेज है उसमें से किसका रिजल्टेंट 10 न्यूटन नहीं हो सकता? तो पहला है 15 न्यूटन एंड कितना है 20 न्यूटन। सेकंड बी बोल रहा है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सी बोल रहा है 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। और डी बोल रहा है 12 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। इन चारों में किसका रिजल्टेंट 10 न्यूटन नहीं हो सकता है? याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से एक मिनट के लिए, फिर आराम से लिख लीजिएगा। देखिए यहां पर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर नहीं, ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसका मीनिंग ये समझ पा रहे हैं कैसे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ये मीनिंग समझ पा रहे हैं तो बताइए, ये जो लिखे इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा, बराबर होगा, या फिर जो ए और बी के एडिशन है उससे बराबर होगा या छोटा होगा। जैसे 3 और 4 यदि हम मान लें, हम मान के चल रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, तो उस केस में 4 माइनस 3 यानी कि 1 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है, या तो 1 न्यूटन के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ आ जाइए 4 प्लस 3 7, तो 7 न्यूटन के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, या तो 1 न्यूटन के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या 7 न्यूटन के बराबर होगा या उससे कम होगा। लेकिन 8 न्यूटन नहीं हो सकता, 0 न्यूटन नहीं हो सकता। समझ पाए इस बात को? उसी तरह हमको ये बताइए कि 15 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है?
मैक्सिमम 35 न्यूटन हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि ये मैक्सिमम 35 हो सकता है और मिनिमम 5 हो सकता है, तो 10 न्यूटन भी तो हो सकता है। ठीक, अब इसकी बात करें, 10 और 10 का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। ये भी हो सकता है ना, उसके रेंज में है। आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 10 नहीं हो सकता है जिसका। अब आइए 5 और 12 में दोनों का एडिशन 17 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 होगा। तो 7 से लेकर 17 के बीच में कोई भी हो सकता है। अब इस पे देखिए 12 + 5 कितना हो गया, और माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो आएगा रेंज में। अब बच गया कौन? 12 + 1 की बात करें 13, तो 10 न्यूटन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बताइए, 4 नंबर मिल गया। क्या बताइए लास्ट में? शुरू का हाँ, तो 10 आएगा, तब यही हो गया सिंपलेस्ट तरीका। आप कैसे पता कर लिए? स्पेशल केस आपको याद था, हो गया। चलिए उतारिए, सॉल्व कीजिए इसको लिख लीजिए। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है एकदम, और ये आया हुआ है आपके नीट में और JEE 2022 में आया हुआ है। कराते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़ें। ठीक, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। स्टार मार्क कर दिए हैं। देखिए अभी लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए। एक सर्कल है जिसका ये सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट को O मान रहे हैं, और उसका एक रेडियस ये हो गया जिसका रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना है? R। ये सेंटर पॉइंट O, और यहां पर एक वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ये है A। तो हमारा वेक्टर कौन हुआ? OA वेक्टर। OA वेक्टर हुआ ये, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेरी गुड, इस तरह से रीड करना है आपको। अब एक वेक्टर जो है ऐसे है, ये B है, तो इसका भी रेडियस कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ OB वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बराबर R। ठीक है। अब एक तीसरा वेक्टर है C, तो ये हो गया OC वेक्टर का मॉड कितना होगा? कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या? OA + OB + OC। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये दिया हुआ है आपको, और ये 45 है, तो आपको समझ लीजिए कि OA वेक्टर और OB वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 हो गया, और OA और OC के बीच का एंगल 45 दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री पर है और वो 20 से पास कर रहा है। आप हमको ये बताइए कहाँ क्या 90, फिर से बोलो, क्या बोलो? हाँ, ये तो परपेंडिकुलर, यानी OA और OB के बीच का 90 डिग्री एंगल, हाँ ये दिया हुआ है। आपको रिजल्ट ही निकालना है। आप ध्यान से देखिए, 2 मिनट हम देखिए, आप ये समझ ही चलिए कि OA वेक्टर और OB वेक्टर हमारा एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और खास क्या है कि मॉड ऑफ OA वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ OB वेक्टर है, और वो कितना है? R, और एक दूसरे से एंगल कितना है? थीटा कितना है? तो कौन सा केस यूज करेंगे? थर्ड वाला केस यूज करेंगे। और थर्ड वाला केस में भी कैसा? उसका जो स्पेशल केस है जिसमें मैग्नीट्यूड क्या है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कितना आएगा? हाँ, इसका मतलब है कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना होगा? √2R होगा। R² क्यों होगा?
बाहर निकल गया ना वो, ठीक है, √2r होगा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, दो वेक्टर ऐड हो गए ना, जैसे ये देखिए ये वेक्टर हो गया OA वेक्टर और ये वेक्टर हो गया OB वेक्टर, ये हो गया B, तो OB OA और OB वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा। तो रिजल्टेंट R वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, √2r होगा। तो ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये डायरेक्शन कितना होगा, 45 होगा। याद है यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो रिजल्टेंट 20 से पास करता है, इसलिए 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं इसका रिजल्टेंट, इसका नाम हम दे देते हैं R1, मतलब वेक्टर OB और OA और OB को ऐड करने से जो रिजल्टेंट बना R1। ठीक है, R1 जो बना है उसका डायरेक्शन 45 डिग्री, इसका मतलब है कि R1 वेक्टर का रिजल्ट, जो R1 वेक्टर है वो OC वेक्टर एक दूसरे से एक ही एंगल पर होंगे, सेम होंगे। मतलब सिचुएशन क्या होगा, ये देखिए ये हो गया R1 वेक्टर और OC वेक्टर भी इसी पे होगा, तो बड़ा कौन होगा लेंथ वाइज, OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर का रेडियस है ना, ये ट्रायंगल, ये सर्कल का रेडियस है, तो इसका मैग्नीट्यूड वही होगा। लेकिन R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये √2r हो गया, √2r, और जो OC वेक्टर होगा वो यहीं पे होगा, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और इसका, तो √2r बड़ा है कि r बड़ा है, √2r बड़ा है, तो इसलिए √2r का वैल्यू ये हुआ, r का वैल्यू, तो ये हो गया OC वेक्टर। ठीक, अब याद कीजिए पहला केस, हाँ, दो वेक्टर हैं जिनका कि रिजल्टेंट निकालना है, सिचुएशन कैसा है, थीटा कितना है, 0 है, तो ये केस है वो, थीटा 0 है ना, जो OC वेक्टर और R1 वेक्टर का दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। अब डायरेक्ट हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उसको मान लीजिए R2 कह देंगे, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B, तो A हम मान लेते हैं क्या R1 को, और B मानते हैं OC वेक्टर का मॉड को, तो R1 का कितना है √2r और इसका कितना है r, तो आ गया √2 + 1 × r, ये R2, यही आपसे पूछ रहा था। तीनों को जोड़ने पर जो मिला, पहले इनको जोड़े एक साथ, फिर इसको जोड़ दिए, तो आ गया ये आपका JEE में क्वेश्चन आया हुआ था। समझ पाए क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बोलिए, फिर से बता देंगे। बोलो, ये तो 45 डिग्री OA और OC वेक्टर के बीच का एंगल है ना, तब जब हम OA और OB वेक्टर को जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट बीच से पास करेगा ना वो, तो वो बन गया R1 वेक्टर। R1 वेक्टर कैसे बना, R1 वेक्टर बना OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर को ऐड करने से बना। ठीक है, तो ये जो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, ये R1 वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड कैसे आया, OA और OB को ऐड करने से, और डायरेक्शन क्या हुआ 45 डिग्री, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केस 3 बताए थे। अब जब हम आ गए R1 वेक्टर, दोनों का एडिशन, तो R1 वेक्टर को सिर्फ पकड़ के रखेंगे, OA और OB को भूल जाएंगे, तो R1 वेक्टर जो है वो OC वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तब 0 डिग्री बना रहा है तो केस 1 फिर से पढ़ेंगे, तो केस 1 क्या कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक का r है दूसरे का √2r है, और उनके बीच का एंगल यदि 0 है तो रिजल्टेंट उनके उसी से पास करेगा वो, और डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे, तो डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे, इसलिए A प्लस B रखे। तो A हमारा कितना है R1 वेक्टर, जो किससे आया था, OA प्लस OB से, और जो B है हमारा वो OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वहाँ लिख दिए, √A आ गया पहले, और ये वेक्टर जो होगा वो यहाँ से दिखेगा, देखिए पास यहीं से करेगा, लेकिन ये होगा, इसी को R2 वेक्टर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो ये √2r वेक्टर से बड़ा है और साथ साथ r वेक्टर से भी बड़ा है, इसलिए वो दोनों से भी बड़ा है। समझ पाए, उतार लीजिए।